चलो जी, आज का पहला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बैडमिंटन रैकेट वाला। बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग? खेलते हो? तो बस उसी से रिलेटेड सवाल है कि आपके पास एक बैडमिंटन रैकेट है जिसका डायमेंशन आपको पता है। डायमेंशन मतलब क्या? इसका जो लीनियर पोर्शन है, इसका जो रॉड है, जो हैंडल जिसको आप पकड़ के मारते हैं, उस हैंडल का लेंथ आपको पता है 6R, और जो सर्कुलर पोर्शन है उसको एक परफेक्ट सर्कल के फॉर्म में दिखाया है, एक रिंग के फॉर्म में, और इसका डायमीटर आपको 2R दिया हुआ है। ठीक है, जो इसके सर्कुलर पोर्शन में जो आपके स्ट्राइप्स होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जिनके हेल्प से आप कॉर्क को मारते हैं, उनका मास आपको कंसिडर नहीं करना है। सवाल में लिखा हुआ है कि कंसिडर अ बैडमिंटन रैकेट विद लेंथ स्केल्स, मतलब सारा का डायमेंशन आपको दे दिया है। आगे क्या बोलता है? इफ द मास ऑफ द लीनियर एंड सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द बैडमिंटन रैकेट आर सेम, मतलब ये जो आपका लीनियर पोर्शन है और ये जो सर्कुलर पोर्शन है, दोनों का मास m आपको सेम लेना है। एंड मास ऑफ द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल, ये जो थ्रेड्स है इस सर्कुलर पोर्शन को जो कनेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, ये सारे का मास आपको कंसिडर नहीं करना है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रैकेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हैंडल एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द एंड a ऑफ द हैंडल विल बी, मतलब एक ऐसा एक्सिस जो इस रॉड के परपेंडिकुलर है लेकिन इस रैकेट के प्लेन में ही लाई कर रहा है, रैकेट के परपेंडिकुलर नहीं है, रैकेट के प्लेन में है और इस रॉड से r/2 डिस्टेंस पर है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका लीनियर पोर्शन है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस एक्सिस के अबाउट। उसके बाद ये जो आपका सर्कुलर रिंग वाला पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस वाले एक्सिस के अबाउट, और दोनों को ऐड कर देंगे। यही तो करना है। और कैसे निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट? दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास पता है, रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास आपको पता है। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस अबाउट निकाल सकते हो। मान लेते हैं इस एक्सिस को हम बोल देते हैं nn, ठीक है, इस एक्सिस को हम बोल देते हैं nn एक्सिस, ठीक है। तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस nn। तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट nn, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट nn प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस nn, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम रॉड का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस nn। ये कैसे निकालेंगे? ये हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे लगाएंगे? देखो, ये आपका रॉड है यहां से यहां तक, इसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा होता है रॉड का, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो आप यहां पर लिखेंगे आई रॉड अबाउट इट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा होता है और इसके बीच का जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है nn, इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस d निकाल करके उसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस? आपको पूरा रॉड का लेंथ पता है कितना है? 6R। सेंटर ऑफ मास इसका कहीं सेंटर पे होगा, मतलब इस एंड से सेंटर ऑफ मास का दूरी होगा 3R, और 3R में से अगर आप r/2 को माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला गैप पता चल जाएगा। तो आप कर लीजिए, d क्या हो जाएगा यहाँ पर? d हो जाएगा आपका 3R माइनस r/2। 3R माइनस r/2 मतलब क्या? ये आएगा आपका 5R/2। d आपका निकल गया। अगर आपका d निकल गया तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस nn विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। कितना होता है? mL²/12 होता है। और यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है रॉड का? 6R। टोटल लेंथ है 6R, तो L के बदले हम क्या लिखेंगे? 6R, ठीक है। हम लिखेंगे m इंटू L²/12 और L की जगह हम लिखने जा रहे हैं 6R²/12 प्लस m मास ऑफ द रॉड इंटू डिस्टेंस हमारा कितना आया है? 5R/2 का 5R/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको बस सॉल्व करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस nn, ये क्या हो जाएगा आपका? m इंटू 36R²/12 प्लस m इंटू 25R²/4, ठीक है जी। यहां पर आपका ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 3mR²। कितना आया ये? 3mR² प्लस 25mR²/4, ठीक है। ये क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस nn, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालेंगे अबाउट एक्सिस nn। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस nn क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास
प्लस मास ऑफ द रिंग और रिंग का जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके और इस r/2 इस nn के बीच में, दोनों के बीच का गैप आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां से यहां का गैप आपको निकालना है, ठीक है। टोटल लेंथ है आपका 6r में से r/2 को माइनस कर देंगे तो आपको यहां से यहां का डिस्टेंस पता चल जाएगा, 6r माइनस r/2, और इसमें आप जोड़ कितना देंगे, r, इसका रेडियस r जोड़ देंगे, तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो यहां पर आएगा वो आएगा 6r माइनस r/2। 6r माइनस r/2 आपने किया तो क्या निकल गया, 6r माइनस r/2 मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको निकल गया, और इस वाले डिस्टेंस में आप इसका रेडियस ऐड कर देंगे तो प्लस r, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, d हो जाएगा आपका 6r प्लस r/2, कितना हो जाएगा ये, 6 2 12, 13r/2, ये हो गया आपका 13r/2। और इस 13r/2 को जब आप यहां पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द रिंग इनटू d का स्क्वायर, तो इसी d को आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूले में डाल दो, क्या हो जाएगा ये, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस nn बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, ये आपका रिंग है, रिंग का एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर ये एक्सिस उसके प्लेन में ही है तो, अगर उसके प्लेन में तो फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, mr²/2। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास है, इसका डायमीटर का काम करेगा, तो एक तरह से आपसे यही बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा, mr²/2। तो आप लिखेंगे यहां पर mr²/2 प्लस मास ऑफ द रिंग m, और d आपका कितना आया है 13r/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया mr²/2 प्लस ये कितना हो गया आपका 169 mr²/4, ये हो गया I रिंग अबाउट द एक्सिस nn। आया समझ में, ठीक है। अब क्या करना है ये जो आपका I रॉड अबाउट nn आया था और I रिंग अबाउट nn, इन दोनों को आपको क्या करना है, बस जोड़ देना है। ये कितना आया था, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका 3mr² प्लस 25 mr²/4 प्लस mr²/2 प्लस 169 mr²/4। क्या करो, एलसीएम ले लो आपका 4 जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 3 12 mr² प्लस 25 mr² प्लस 2 mr² प्लस 169 mr², ये हो गया आपका कितना 12 और 2 हो गया 14 और 25 हो गया 39 और 169 कितना हो गया 39 और 179 89 99 208 mr²/4। इसको आप कैंसिल करेंगे कितना आएगा 52। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आया, जो आपसे पूछा गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल रैकेट अबाउट द एक्सिस nn, ये आपका कितना आया 52 mr²। ये आया है आप लोग का आंसर 52 आया है, नहीं आया है, कहाँ गलती की है। सवाल क्या है, सवाल है कि द फिगर शोज 2 सॉलिड डिस्क्स विथ रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके पास 2 डिस्क्स हैं, बड़ा वाले डिस्क का रेडियस कैपिटल R, छोटे वाले डिस्क का रेडियस स्मॉल r। ठीक है, इफ मास पर यूनिट एरिया इज सेम फॉर बोथ, मतलब दोनों का जो सिग्मा है, मास पर यूनिट एरिया दोनों के लिए सेम है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क अराउंड एक्सिस ए बी। बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्सिस ए बी, और ए बी कौन सा एक्सिस है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये जो ए बी है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, ऑफ बिगर डिस्क किस एक्सिस के अबाउट, ए बी के अबाउट, और ए बी कौन सा एक्सिस है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से पास कर रहा है, टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क
अराउंड वन ऑफ इट्स डायमीटर लाइंग ऑन इट्स प्लेन, मतलब छोटे वाले डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना है, जिसके साथ आप इसका रेशियो निकालने जा रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट ही लेना है जो उसके प्लेन में लाई कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क बाई स्मॉलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए कि जो आपका डिस्क होता है, कोई सा भी डिस्क होता है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना होता है, mr²/2 होता है। और अब सेम चीज बता दीजिए कि अगर वही डिस्क है और उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने जा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड लाइंग इन इट्स प्लेन, वो कितना होता है, mr²। तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, बस आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को बस फॉर्मूला जब पता है तो आप सिग्मा का यूज करके आप मास का रिलेशन निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर आप बड़े वाले डिस्क का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, जो आपने अभी बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होता है, mr²/m। तो इसका मान लीजिए बड़े वाले डिस्क का मास 1 है, इसका आपका रेडियस कैपिटल R दिया ही हुआ है, ये कितना हो जाएगा, mr²/2 होगा। दूसरे छोटे वाले डिस्क का मास हम मान लेते हैं m2, इसका मास m2 मान लेते हैं और इसका रेडियस आपका स्मॉल r और इसका क्या हो जाएगा, mr²/4। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, m1 r²/2 इंटू 4/m2 r²। आपका क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया 2। तो आपका जो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क जो आपका आया, ये आया आपका 2m1/m2 इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। या अब आपको m1/m2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों का आपको पता है सिग्मा सेम है, सिग्मा जो है वो बिगर डिस्क के लिए और सिग्मा जो है आपका स्मॉलर डिस्क के लिए दोनों सेम है, दोनों को हम क्या मान लेते हैं, दोनों को हम सिग्मा मान लेते हैं। तो बिगर डिस्क का जब आप लिखिएगा सिग्मा, तो ये क्या आएगा, इसका मास, टोटल मास m ऑफ द बिगर डिस्क, इसको हम m1 माने हैं, डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना है, पाई कैपिटल R का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम यही छोटे डिस्क के लिखेंगे सिग्मा, तो वहां क्या हो जाएगा, इसका मास m2 जो हमने माना है डिवाइडेड बाई उसका एरिया कितना, पाई स्मॉल r²। हाँ, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम है। तो m1/πr² इज इक्वल टू m2/पाई स्मॉल r²। पाई से पाई हो गया आपका कैंसिल, आपको निकालना क्या था, m1/m2। तो m1/m2 जो आपका आया, यहां से आपका m1/m2 जो आया, ये आपका आया कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब देखो m1/m2 आपको पता है और आपको रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपसे बोला गया था सवाल में, बिगर डिस्क बाई स्मॉलर डिस्क, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू m1/m2 के बदले लिख दो कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, और पहले से भी यहां पर क्या था, कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r टू द पावर 4। ऑप्शन में है, ये है, आ गया आंसर। बना था ये आप लोगों से, कुछ दूर तक सॉल्व कर लिए थे। हाँ, गलती कहाँ पे हुई, नहीं सवाल में आपको सिंपल मास अगर इक्वल सवाल में नहीं दिया है ना, तो खुद से मत मानिए। और दूसरी बात, इस सवाल में आपको दे दिया था कि दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम है। अगर मान लीजिए ये बोल दिया होता कि दोनों डिस्क सेम मटेरियल का बना है, ये लिख करके ना दिया होता, मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होता, इफ मास पर यूनिट एरिया इज सेम नहीं लिख करके बोल दिया होता कि दोनों डिस्क सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो भी आप दोनों का सिग्मा को ही इक्वेट करते, दोनों का डेंसिटी आप सेम लेते और सेम चीज करते। सर मेरे गलती हुआ था कि एंगुलर रिंग उसको मान लिए थे, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। किसको एंगुलर मान लिए थे, ये जो ऊपर है और अंदर, तो हम समझे कि वो एंगुलर रिंग है। नहीं, एन्यूलर रिंग वाला नहीं यहाँ पर है। आपको सवाल में साफ लिखा है कि दो डिस्क दोनों अलग अलग है और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। ठीक है, लिखो। चलिए देख लीजिए सवाल को। सवाल में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, पहला है, दोनों लिस्ट में आपको दिए हैं कुछ आइटम्स, उन दोनों को आपको सही मैच कराना है। पहला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, इसका लेंथ L है, मास m है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, कितना होता है बता दीजिए।
एक ऐसा रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट ml²/12। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर आपका 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, फिर से आप चारों आपका रॉड ही है, रॉड में पूरा चारों सवाल आपको लिख दिया है। ठीक है, इसका लेंथ l है, मास 2m है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। इसका अगर मास m, पहले एक बात बताओ, यहाँ पे मास आपको बदल दिया है, बट अगर मास m होता था, लेंथ l होता था, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड कितना होता था? ml²/3 होता था। यहाँ पर क्या करेंगे, उसी ml²/3 वाले फॉर्मूले में, ml²/3 वाले फॉर्मूले में m के बदले हम क्या लिख देंगे? 2ml²/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी का हो गया आपका 4। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका एक रॉड है, इस बार क्या किया है, मास को सेम रखा है, लेंथ को 12 कर दिया है, और आपका एक्सिस भी क्या बोल रहा है? एक्सिस जो उसके मिड पॉइंट से पास करता है। अगर मास m होता, लेंथ l होता, तो उसका एक्सिस मिड पॉइंट से पास करता है, उसके बाद कितना होता है? ml²/12। ये कितना होता? ml²/12 होता अगर इसका मास m और लेंथ l होता, बट क्योंकि यहाँ पर लेंथ आपका 12 कर दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? m इंटू 2l²/12 मतलब कि 4ml²/12, मतलब ये कट करके आपका कितना आएगा? ml²/3। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। और लास्ट में जो आपका बच गया, इसका भी जब आप निकालेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका कौन सा बचा? आपका बचा ऑप्शन 1। आया समझ में? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल बनाइए। चलो जी, सवाल क्या है? सवाल है कंसिडर अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, जिसका मास m और लेंथ आपको पता है। इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल। वायर को मोड़ करके आपने एक सेमी सर्कल में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो आपसे बोल रहा है कि इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अच्छा ठीक है, ये था आपका वायर, सपोज करिए ये था आपका वायर, इसका मास और लेंथ l आपको पता है। ठीक है, आपने इसी को मोड़ करके क्या कर दिया? एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सेमी सर्कल आपने कन्वर्ट किया, अलग से सेमी सर्कल के बारे में मास और लेंथ देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मास और लेंथ इसका पता है, तो इसी से आप इसका मास और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। जितना मास इसका रॉड का होगा, उतना ही मास आपका सेमी सर्कुलर रिंग का भी होगा। क्यों? क्योंकि इसी से बना है। इसका जितना लेंथ होगा, उसका इतना सरकमफेरेंस होगा। L = 2πr से आप इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये जो रिंग आपने बनाया इसको मोड़ मार के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अगर ये आपका क्या है, वायर है जिसको आपने रिंग में कन्वर्ट किया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे ये बताइए। सबसे पहले तो आप इसका लेंथ में, और ये जो आपने रिंग इसको बनाया, इसके रेडियस में आप रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है कि इसका जो टोटल लेंथ l होगा, वो इसके सरकमफेरेंस पाई r के बराबर होगा। तो यहां से आपका जो r हो गया, वो हो गया आपका l/पाई, हो गया l/पाई। अब एक बात बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा कितना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/4। रिंग का होता है, रिंग का, ये तो रिंग है ही नहीं, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। वो रिंग होता है, जो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है वो अबाउट रिंग है, बट यहाँ रिंग थोड़ी है, ये तो सेमी सर्कुलर रिंग है। इसने पूरे सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग हम कैसे निकालेंगे? ऐसा सवाल आपको हम 2 दिन पहले कराए हैं। उस दिन शाम में हम एक क्वेश्चन आपको कराए थे, ऐसा सेम क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सॉल्व करने का जरूरत है क्या? यहां पर ये जो सारा का सारा मास है, पूरा मास जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, उसका इस एक्सिस से सारे का डिस्टेंस फिक्स है r। पूरे मास का डिस्टेंस फिक्स है आपका r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? mr² बोल सकते हैं। तो अगर आप mr² बोल सकते हैं, mr², तो r के बदले आप क्या लिख सकते हैं? mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और r के बदले आपका हो गया I = m × l²/ml²/πa²। ऑप्शन में है, देखिए है ऑप्शन में।
आ गया आपका आंसर। बट अगर मान लीजिए आपको सेटिस्फेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे हो गया ml स्क्वायर, ये तो कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी का आप कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो आप अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है तो आप निकाल लीजिए। आप यहाँ से जाइए एंगल, आप कितना एंगल जाएंगे, थीटा, थीटा जाकर आप कितना कट करेंगे, डी थीटा, तो आपका एलिमेंटल मास जो आया dm, इसका लेंथ कितना है आपका आर डी थीटा, मतलब यहाँ पर जो आपका एलिमेंट आपने कट किया इसका लेंथ है आपका आर डी थीटा। अब इस आर डी थीटा वाले का मान लेते हैं मास है मेरा dm, इसका dm मास है, ठीक है। अब हम इसका पहले तो dm मास निकालेंगे, इसका मास कितना है, पहले हम इसका मास निकाल लेंगे, उसके बाद di निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इसका dm मास कैसे निकालें, आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले लैम्बडा, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्बडा इसका कितना होगा, इसका लैम्बडा होगा इसका टोटल मास m, और इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना है, इसका सरकमफेरेंस है पाई r, और r का वैल्यू है l बाई पाई, तो इसका हो गया आपका कितना, पाई इंटू एल बाई पाई इंटू एल बाई पाई, मतलब आपको पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसका आपका कितना आ गया, m बाई एल, लैम्बडा आ गया आपको m बाई एल। अब आपको dm चाहिए, तो dm आप कैसे निकालेंगे, dm आप निकालेंगे लैम्बडा इंटू dl, और dl कितना है, आर डी थीटा के बराबर, तो आपका dm कितना हो गया, dm हो गया लैम्बडा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। dm आप पहुंच चुके हैं। अगला स्टेप क्या है, di क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि आपका रेडियस यहाँ से जो आपने dm मास कट किया है, इसका इस एक्सिस से दूरी कितना है r, तो हमने dm इंटू आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू dm का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है उसका, लैम्बडा आर डी थीटा, लैम्बडा आर डी थीटा इंटू आपका कितना, आर स्क्वायर, लैम्बडा आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, तो आपका ये कितना बन गया, ये आपका बना लैम्बडा आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, और आप इसको क्या करिए, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा आर क्यूब डी थीटा, लैम्बडा और आर क्यूब दोनों आपका कांस्टेंट है, दोनों को आप इसके बाहर निकाल लीजिए, तो आपका डी कितना हो गया, लैम्बडा आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू पाई, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेकर के पाई तक, तो आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई आपका हो गया लैम्बडा आर क्यूब इंटू थीटा, थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई, तो आपका आई आ गया लैम्बडा आर क्यूब इंटू पाई आया। अब देखो जो आपका लैम्बडा है आपका कितना, लैम्बडा है आपका m बाई एल, और l को आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर, तो लैम्बडा हो गया आपका m अपॉन पाई आर, इस m अपॉन पाई आर को यहाँ लिख दो, तो आपका i कितना आ गया, m अपॉन पाई आर इंटू पाई आर क्यूब, पाई से पाई हो गया कैंसिल, r से आपका एक r यहाँ पे कितना r बचा, 2 बचा, तो आपका i यहाँ से भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी आपका आ रहा है एम आर स्क्वायर, और यही चीज आपने डायरेक्टली फिगर देखकर भी बताया था कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिंग का सारा मास इस एक्सिस से इक्वल दूरी r पर है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली देखने का आदत बना लीजिए, और डायरेक्टली देखने का आदत कैसे लगेगा, तो आप क्वेश्चंस लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप डायरेक्टली नहीं देख के समझ पा रहे हैं तो आपके सामने प्रोसेस है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। आया समझ, ठीक है, ये बना है आप लोगों से। क्या सवाल है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 2 मीटर इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलैटरल हेक्सागोन, मतलब आपने एक थिन पतला एक बार लिया, एक रॉड लिया जिसका मास आपको पता है 6 किलो और लेंथ आपको पता है 2.4 मीटर, और आपने उसको मोड़ मार करके एक हेक्सागोन बना दिया। और कैसा हेक्सागोन बनाया कि इक्विलैटरल हेक्सागोन बनाया जिसके सारे लेंथ साइड का लेंथ आपके इक्वल है, ठीक है। तो जो हेक्सागोन आपने बनाया, आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जो उस हेक्सागोन उस एक्सिस का बताना है जो उस हेक्सागोन के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और हेक्सागोन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये आपका बार था, सपोज करो ये आपका बार था, ठीक है। इसका मास आपको पता है, इसका मास है आपका कितना 6 kg, और इसका लेंथ आपको पता है 2.4 मीटर्स। इसी को आपने बेंड करके क्या बनाया है, आपने एक हेक्सागोन में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपने एक हेक्सागोन में आपने इसको एक हेक्सागोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, हेक्सागोन में कन्वर्ट कर दिया। हेक्सागोन में क्या है, सारे जो जितने भी साइड्स हैं 6 की 6 साइड सबका लेंथ क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपका इक्विलैटरल हेक्सागोन दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, जो मास इस रॉड का था वही मास इस हेक्सागोन का होगा, मास तो वही होगा, सेम होगा, तो इसका मास हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 6 किलो। इसका लेंथ था 2.4 मीटर, तो इसका साइड का लेंथ कितना होगा, एक साइड का हाँ 0.8 मीटर, 0.4,
इसका जो लेंथ है 2.4 वो क्या होगा, इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, 0.4 होगा इसके पेरीमीटर के बराबर होगा ना। तो इसका अगर हम एक साइड का लेंथ L मान लेते हैं तो इसके पास ऐसे ऐसे कितने साइड्स हैं, टोटल 6 है। तो 2.4 इज इक्वल टू 6L, तो यहाँ से L आपका कितना आ गया 2.4 बाई 6 दैट इज 0.4 मीटर। मतलब इसकी एक साइड का लेंथ आपको पता चल गया 0.4 मीटर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है, आपको इस हेक्सागोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उस एक्सिस में आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग? सर सारा जितना भी रॉड उसमें है, मतलब एक एक करके 6 साइड्स हैं। हाँ, सारे छोटा रॉड मान सकते हैं। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं ना, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, आपने क्या किया, इसको 6 हाफ में आपने इसको डिवाइड कर दिया। ये सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा एंगल जो इसके सेंटर पे बन रहा है, ये पूरा हेक्सागोन जो इसके सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री ये पूरा एंगल है और उसको आप 6 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो आपका एक एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां पर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 होगा 30। अब ये हम क्यों कर रहे हैं ये समझना, हमको निकालना है इसके अबाउट निकालना है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बट हम रॉड, ये क्या है, मेरा एक रॉड है, छोटा सा रॉड है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। तो अगर हम इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 जानते हैं और हमको इसके पैरेलल एक्सिस इसके अबाउट निकालना है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो I पैरेलल क्या हो जाएगा, I पैरेलल हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझिएगा कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, बट इसके अबाउट मेरे को फॉर्मूला नहीं पता। मेरे को क्या फॉर्मूला पता है, सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखो, बाकी सब भूल जाओ। इस वाले पोर्शन को देखो, इसका रॉड का, ये भी क्या है, छोटा सा रॉड है जिसका लेंथ आपका 0.4 मीटर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इस एक्सिस के अबाउट पता है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। तो हम यहां लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, जहां पर ये m क्या होगा, इस छोटे वाले जो हिस्सा है इसका मास होगा और l भी इसका लेंथ होगा। ठीक है, प्लस इस रॉड का मास, इस L 0.4 वाले रॉड का मास और इस एक्सिस के बीच की दूरी आपको d निकालनी पड़ेगी, और वो d निकाल के अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा इसके अबाउट। और ऐसा कितना है, 1 2 3 टोटल 6 है। तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में क्या करने वाले हम? तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, ये जो आपका d है, d हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, ये एंगल आपको 30 डिग्री पता है ये वाला एंगल 30 डिग्री। ये टोटल लेंथ है आपका 0.4, तो यहां से यहां तक इसका हाफ लेंथ कितना हो गया, 0.2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम लगाने जा रहे हैं tan 30। tan 30 जब आप लगाएंगे tan 30, तो ये कितना होगा, 0.2 बाई d होगा। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का साइड है आपका 0.2 और बेस है आपका d, तो आपका d यहां से कितना आ गया, d आ गया आपका 0.2 बाई tan 30। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो यहां से आपका d कितना आ गया, d आ गया 0.2 टाइम्स ऑफ √3। ठीक है, 0.2 टाइम्स ऑफ √3। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। बट एक मेरे को बात बताओ, यहां जो हम मास लिखेंगे m, क्या हम पूरे का मास लिखेंगे, ये जो सिर्फ आपका ये वाला रॉड का जो हिस्सा है ये कितना है, पूरे हेक्सागोन का 1/6 है ये, तो इसका मास भी कितना हो जाएगा, पूरे हेक्सागोन के मास का 1/6 हो जाएगा। पूरा हेक्सागोन का मास है 6 किलो, तो इस वाले रॉड का मास कितना हो गया, 1/6 इंटू 6 मतलब कितना, 1 किलो। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और इसका लेंथ कितना है 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस अगेन इसका मास 1, और डी आपने कितना निकाला है 0.2 इंटू √3 का होल स्क्वायर, और पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, पूरे को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 6 से। आया समझ में? अब इसके बाद क्या है, सिर्फ आपको इसका कैलकुलेशन करना है। ये आ रहा है आपका सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो I पैरेलल आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है,
आई पैरेलल आपका आ रहा है 79.98 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ये आ रहा है 0.799। इसको आपको आंसर लिखना किस फॉर्म में, 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में, तो ये हो गया आपका 7.99 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब ऑप्शन में आंसर कितना 8 है आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -1 kg मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, लिख लीजिए। सवाल क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज, 4 बॉडीज हैं आपको दी गई हैं, चारों का मास सेम है और चारों का रेडियस भी सेम है। अच्छा बढ़िया है। I1 क्या है, I1 जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग है, एक रिंग है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर है, उसको हम लोग I1 बोल रहे हैं। I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड गोइंग थ्रू इन सेंटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका I3 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। और चौथा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर। एक बात बताओ, बारी बारी से कर करके आप मेरे को जिससे पूछेंगे वो बताते जाएगा। मोमेंट ऑफ I1 कितना होगा बता दो विभूति, mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, mr²/2। बहुत बढ़िया। नीरज अगला बताइए, I2 क्या होगा, mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस गोइंग थ्रू सेंटर, ये भी कितना हो जाएगा आपका mr²/2। विभूति तीसरा बताइए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, mr²/2, ये भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। और चौथा बता दीजिए नीरज, 2/5 mr², ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है I1 = I2 = I3, I1 = I2 = I3। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों का वैल्यू कितना है, 1/2 mr² का मतलब क्या, 0.5 mr², ठीक है। और ये कितना है, 2/5 mr² कितना है, ये आपका 0.4 mr²। तो क्या ये तीनों बड़े हैं I4 के, I4 से बड़े हैं, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। देखिए ऐसा भी सवाल आता है भाई, आपको सवाल जो मिलेगा ना वो मिश्रण मिलेगा, आसान से आसान भी उसमें आपको सवाल देखने को मिलेंगे, कुछ इजी से मीडियम के लेवल के भी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के भी होंगे, और हाँ कुछ अच्छे सवाल भी होंगे। बट अच्छे सवाल से डर गए अगर आप और बोले हमसे तो बन ही नहीं रहा है, तो उसके चक्कर में ऐसे गोलू मोलू सवाल भी आप छोड़ दोगे या डर के मारे गलती करके आ जाओगे। तो आप कभी इस चीज के लिए मत परेशान होना अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि सर हमसे तो सवाल ये कि इतना टफ सवाल आ गया। अरे ठीक है, टफ सवाल आ गया तुमसे, हो सकता है टफ सवाल तुमसे नहीं बन रहा है, बट ये गोलू मोलू सवाल को तो तुम बना ही सकते हो। इसमें तुमसे इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर अगर सिर्फ पढ़ा भी है ना, भूल जाइए जेईई मेंस को, हटा दिए जेईई मेंस को। अगर आप बोर्ड के लिए भी ईमानदारी से पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो ये आराम से आप बना करके आओगे। और ऐसे आपको ऐसे सवाल आपको कई एक चैप्टर्स में मिल जाएंगे, 1/3 के आसपास ऐसे ही सवाल होंगे। बाकी 1/3 बनाने के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, और उतना प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो जो हाई लेवल, जो टफ लेवल का सवाल है कि वो भी बनाने लायक आप बन जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 साल है। एक बात बताओ, जब आप कहीं डांस सीखने जाते हो, ठीक है, बोलते हो कि हमको डांस सिखाइए, तो जो आपका डांस इंस्ट्रक्टर होता है क्या बोलता है कि हम आपको एक ही दिन में माइकल जैक्सन बना देंगे? ऐसा तो नहीं होता है भाई। अगर तुम उस लेवल का डांस करना चाहते हो कि तुम भाई सबको इंप्रेस कर दो, तो वैसा डांस करने के लिए तुमको 1 साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, हड्डी तोड़वाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तब उस लेवल का डांस करोगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप आज गए, एडमिशन लिया डांस क्लास में और कल बन गए माइकल जैक्सन। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। ये धीरे धीरे आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है आपके अंदर ना, ये धीरे धीरे आएगी। कैसे आएगी? जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन से आप लड़िएगा, तब आएगी। क्वेश्चन नहीं बन रहा है बट फिर भी ऐसा भी होता है भाई कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मतलब एक होता है ना, देखो अब तुम चीज तुमको हम बताते हैं, इंसान के अंदर ना एक ईगो होना चाहिए। लोग बोलता है कि ईगोइस्टिक पर्सन खराब होता है, हम मानते हैं बहुत ज्यादा ईगो भी नहीं होना चाहिए, बट एक थोड़ा सा ईगो होना चाहिए। ईगो क्या? हमसे ये सवाल बनेगा कैसे नहीं, वो वाला ईगो होता है ना। कि जैसे अगर आपका अगर कोई दोस्त है, आपका कोई दुश्मन है, आप कैसे बोलते हो, वो मेरे से आगे कैसे निकल सकता है, हम उसको अपने से आगे नहीं निकलने देंगे। वही ईगो आपको सवाल के साथ पालना पड़ेगा।
कैसे नहीं बनेगा? आज नहीं बनेगा, एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, सोचेंगे उस सवाल के बारे में और 1-2 दिन के बाद जब वो सवाल आप सोच सोच के बना लोगे ना, जब एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाओगे, तब जो खुशी मिलेगी ना, भाई साहब आखिर तो बना ही दिया। और ऐसा 5-10 सवाल में कर लिए तो पूरा चैप्टर पे आपका कमांड बढ़ जाएगा। इसलिए अपने अंदर ईगो पालना सीखिए। और ईगो गलत जगह पे नहीं कि भाई अपने ही घर परिवार में ईगो ले लिए, नहीं, ईगो लीजिए तो यहाँ पर लीजिए, सवाल से लीजिए। बच्चा जिद करता है, आपके उम्र में जब बच्चे आते हैं, टीनेज में जब बच्चे आते हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां में, मैक्सिमम बच्चे आप देखोगे आसपास किस चीज़ का जिद करेंगे? मम्मी पापा से, पापा फ़ोन दिला दो, पापा बाइक दिला दो, मेरे को बाइक चलाना है, मोबाइल दे दो, ठीक है, दोस्त के साथ मेरे को घूमने जाना है, मेरे को फ्रीडम दीजिए। अब हम बड़े हो रहे हैं, इस उम्र में टीनेज में मैक्सिमम बच्चे इन सारी चीज़ों के लिए जिद करते हैं। जिद होना बुरी बात नहीं है दोस्त, कहता है ना लोग कि जिद्दी नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं जिद्दी होना चाहिए, बट आप जिद्दी किस चीज़ के लिए हो रहे हैं वो मैटर करता है। आप बाइक के लिए जिद पाल रहे हैं, गलत है। आप मोबाइल के लिए जिद पाल रहे हैं, गलत है। जिद पालना है भाई इसके लिए पालो ना, जो आपको करियर में आगे ले जा सकता है उस चीज़ के लिए जिद्दी बनो ना। जो चीज़ आपको अच्छा बेहतर इंसान बना सकता है, आपका करियर सेटल कर सकता है, आपको समाज की नज़र में इज्जत दिला सकता है, उस चीज़ के लिए जिद पालो ना। छोटा छोटा चीज़ के लिए क्या जिद पाल रहे हो यार? आज बाइक के लिए जिद पालोगे, 10 साल के बाद कार के लिए जिद पालोगे, फिर जब खुद का कमाना शुरू करोगे, जब पैसा आएगा नहीं, तब सब जिद भूल जाओगे। यही होता है ना। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, जिद पालिए, जिद्दी बनिए, बहुत जिद्दी बनिए। इंसान के सामने जिद मत दिखाओ, क्वेश्चन के सामने जिद दिखाओ। 1.5 साल में इतना जिद्दी बन जाओ, इतना जिद्दी बन जाओ ना भाई, कैसे नहीं बनेगा? बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, हमसे बनेगा। आज नहीं बनेगा, 2 दिन सोचेंगे, उसमें सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए 50 सवाल आपने बनाए, हमने आपको 50 सवाल दिया, 50 सवाल में से 25 आपसे बन गए, 25 बाकी जो 25 बचे उनमें से 10 सवाल ऐसे थे जो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाए बन गए, और 15 ऐसे सवाल है जो यार आपसे बन ही नहीं रहे। अब नहीं बन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत हार मान जाइए, नहीं, उस 15 सवाल को टाइम दीजिए, 1 दिन 2 दिन, हर एक सवाल पर थोड़ा विचार कीजिए। आप देखिएगा 1-2 दिन टाइम देने के बाद उसमें से भी कुछ सवाल होंगे जो बन जाएंगे, और जो बिल्कुल ही नहीं बने उसका ये सॉल्यूशन देख लीजिए फिर। लेकिन जिद्दी बनिए। एग्जाम निकालना है कंपटीशन का, तो आपके अंदर जिद होना चाहिए। जो लोग टॉप रैंक्स में होते हैं ना भाई, वो लोग, आपको क्या लगता है उनसे मिलोगे ना, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मैक्सिमम बच्चे उसमें से आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही एटीट्यूड ईगो में चलेंगे, और दुनिया उनको खराब मानती। भाई ऐसा हम उसको सही मानते हैं, वैसा है तभी वहां तक पहुंचा है। वो ईगो, वो जिद, वो घमंड है उसके अंदर, तभी वहां तक पहुंचा है। अगर वैसा होता कि नहीं भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मीठे मीठे बात करना है, कोई बोल के चला गया, बुरा नहीं लगा, अगर उस प्रकार के आप व्यक्ति हैं कि आपको कोई भी कुछ भी बोल करके निकल जा रहा है, आपको बुरा ही नहीं लग रहा है, आपसे सवाल आप बना रहे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में आपका बगल वाला आपसे ज्यादा सवाल बना दिया, और आप बैठे हो और आपको बुरा नहीं लग रहा है इस बात का, ना यार कि मेरे से ज्यादा वो सवाल कैसे बना दिया, तो आप वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि आप उस रैंक पे पहुंचिएगा। अगर आपके बगल वाला जो लड़का बैठा है आपसे सवाल बना दिया ज्यादा ना, तो आपको रात भर नींद नहीं आनी चाहिए भाई कि मेरे से ज्यादा बना कैसे दिया वो, और वो आपके अंदर अगर नहीं है, वो चीज मिसिंग है, तो फिर आप वो डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि ये खेल है ना, ये जो खेल है, आपको लग भले रहा है कि सब तो एक ही साथ है, सब एक ही दोस्त है यार, नहीं भाई, एक को कुचल के आगे निकलना ही कंपटीशन है। दिस इज व्हाट कंपटीशन इज। ये बिटर ट्रुथ है, बट यही है, जब आपका रैंक नहीं आएगा आपको कोई नहीं पूछने आएगा, और आपका रैंक आ जाएगा पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। समझ रहे हो? तो आज से ये अच्छा हो, अच्छा रहो, अच्छा, हम ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम वैसा इंसान बन जाए जो कि सिर्फ एक नफरती इंसान नहीं बन रहा है, हम आपको नफरती इंसान बनने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन इस फील्ड में जो चीज़ आप करियर को चूज किए हैं, यहाँ पर अगर आपसे कोई आगे निकल जाए, आपको सही बता रहे हैं, आपको रात भर नींद नहीं आना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा वो आगे निकल कैसे गया। उसके बाद आपको लगना चाहिए कि इसको अगले एग्जाम में तुमको बीट करना है, चाहे उसके लिए कुछ जो करना पड़ जाए। और वो लेवल पर जब अगर आप पहुंच गए ना भाई, जहां आपको मतलब होता है ना, आत्मसम्मान पे जब बात आ जाएगी ना, तब देखना आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गोलू मोलू तो आप आराम से बना के निकल जाओगे, बट जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको टेस्ट करते हैं, उसके लिए आपके अंदर ईगो चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, जिद चाहिए, घमंड चाहिए, बट इन अ पॉजिटिव वे। हम उसको निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे हैं कि आप इतने घमंडी बन जाओ, इतने इगोइस्टिक बन जाओ कि अपने सामने किसी को देखो ही मत।
नहीं, वो नहीं है। बट हाँ, ऐसा भी होना चाहिए कि आपसे आगे कोई नहीं निकले, ये इंश्योर करना आपका काम है। आ रहा है समझ में? अगला सवाल बनाइए। आप देखना, जो लोग टॉप रैंकर्स होते हैं ना, या फिर ऐसे बच्चे जिनको पहले से पता होता है कि यार ये बच्चा अच्छा करने वाला है, वो ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। आप उनके पास जाओगे भी ना कि भाई मेरे को जरा ये वाला सवाल का आंसर बता दो, या सोल्यूशन बता दो, या कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, आपको ज़्यादा वो लोग इंटरटेन नहीं करेगा, वो टाइम ही नहीं देगा आपको। उसको आपसे मतलब ही नहीं है, उसको अपने आप से मतलब है। द फर्स्ट पर्सन ही और शी लव्स इज हिम और हरसेल्फ। हिमसेल्फ और हरसेल्फ मतलब खुद को ही वो प्यार करेगा, उसके बाद जब खुद की सारी काम कर लेगा तब आगे बढ़ेगा भाई। समझ रहे हो? तो आप भी वैसा ही बनना चालू कर दीजिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे ना कि ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीवन, अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो अब तो आपको भाई, हाँ भाई तू जरा मेरे को हेल्प कर दो, मेरे को हेल्प कर दो, पता चला आप सबका हेल्प करने में रह गए, अपना ही हेल्प नहीं कर पाए। खुद का दायरा सीमित करते जाइए जीवन में, ठीक है? सबको टाइम नहीं देना है, सारा टाइम खुद पे देना है। और ना बोलना सीखिए। अब चाहे घर वाले अगर आपको मान लीजिए काम में लगा रहे हैं, उनको पोलाइटली बोलिए कि भाई हमको भी पढ़ना है, और वो भी समझेंगे आपकी बात को कि हाँ हमको पढ़ना है। कोई दोस्त यार आपको बोल रहा है भाई चल यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मना कर दीजिए, नहीं जाना है। कुछ भी बहाना बोल दो, ये मत तो बोलना कि पढ़ने जाना है। पढ़ने जाने बोलोगे तब तो भाई तुमको और ले जाएगा पकड़ के, चल अब तो तू चलेगा मेरे साथ। कुछ भी बहाना बना दो, समझ रहे हो? बट आप 2 दिन के लिए, 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए एकदम पागल बन जाओ यार कि मेरे को सारा टाइम अपने, मतलब एकदम मतलबी, दुनिया का सबसे मतलबी इंसान कोई होना चाहिए तो आप होने चाहिए, ये 1.5 साल के लिए। और क्यों? अपने करियर के लिए। समझ रहे हो? ये बनना पड़ेगा, तभी वहां पहुंचिएगा। जो वहां पहुंचते हैं वो ज्यादा टाइम खुद पे देते हैं। ये सारा हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो खराब लोग होते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं। नहीं, मतलबी होने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना कि आप 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम आप खुद पे देते हैं, वो एडवांटेज होता है। और जिस दिन रिजल्ट निकल जाएगा फिर आप जिसका हेल्प करना है कीजिए, पूरे समाज का हेल्प कीजिए, करते रहिए हेल्प जितना करना है। बट अभी सबसे पहले खुद का हेल्प करो। समझ रहे हो ना? जो इंसान खुद का हेल्प नहीं कर सकता ना, वो और किसी का हेल्प नहीं कर सकता। जो खुद का काम नहीं कर सकता वो घर का भी काम नहीं कर सकता। पहले अपना तो काम कर लो, फिर घर का काम करना, समझे? चलिए जी, सवाल अच्छा है। क्या है कि 3 solid spheres each of mass m and diameter d are stuck together such that the lines connecting the centers form an equilateral triangle of side of length d. ठीक है? the ratio IO upon IA of moment of inertia IO of the system about an axis passing through centroid and about center of any of the spheres IA and perpendicular to the plane of the triangle is perpendicular to the plane of the triangle is। अच्छा ठीक है, मतलब कहना है कि आपके पास 3 सॉलिड स्फीयर्स है, तीनों का मास भी सेम है, तीनों का डायमीटर भी सेम है, तीनों को आपने कुछ इस तरह से कंबाइन करके रखा हुआ है और इस तरह से रखा है कि जो लाइन इनके सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है स्फीयर्स के, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, ये आपका सिस्टम में क्या है, 3 सॉलिड स्फीयर्स है, तीनों का मास m और d आपको पता है और तीनों को आपने इस तरह से कनेक्ट करके रखा हुआ है कि तीनों के सेंटर्स को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है जी, आपको बोला क्या जा रहा है कि पहला तो ये जो एक्सिस है जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से पास कर रही है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोल रहे हैं IO। ठीक है, और एक आपका एक्सिस है जो किसी भी स्फीयर पर आप ले लो जो उसके सेंटर से पास कर रही है और उसके प्लेन के ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी भी स्फीयर का ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, किसी भी स्फीयर का ले लो, उसका बोल दिया है IA और IO बाई IA आपसे पूछा जा रहा है। बनाए ये सवाल आप लोग से बनाए हैं? 15/12 आ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस IO को निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पर है आपका IO जो इस ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को IO निकालना है, तीनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस O एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक स्फीयर का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले इस वाले स्फीयर का जो आपका बी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं ओ के अबाउट, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है कितना होगा? 2/5 mr²। किसके अबाउट होगा? जो एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है। ये जो एक्सिस है, जो ओ वाला एक्सिस है, वो इसके पैरेलल है। तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं अगर मेरे को इसके अबाउट पता है तो। बट उसके लिए क्या चाहिए होगा, मेरे को ये वाला डिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है कितना। कैसे निकालेंगे हम ये वाला डिस्टेंस? सर 2:1 में पहले उसका सेंट्रॉइड उसको डिवाइड करता है। हाँ हाँ। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो tan 60 से निकल। देखिए हम क्या करते हैं, आपने एक बात सही बोला कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो उसके हाइट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इसका हाइट है, ठीक है, ये इसका हाइट है, h इसका हाइट है, ठीक है। ये जो सेंट्रॉइड होगा इसके हाइट h को 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब यहां से यहां का जो हिस्सा होगा 2h/3 और यहां से यहां का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? ये होगा आपका h/3। तो पहले तो क्या करते हैं, h निकाल लेते हैं। h जब निकाल लेंगे तो ये h/3 हमको अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, h/3 आपको पता चल गया है, यहां से यहां तक का दूरी आपको पता है रेडियस के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर आपको ये पता है, परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपको इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप पता चल जाएगा। तो सब कुछ कब होगा? जब सब कुछ तब होगा जब पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट पता करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो देख लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट आप लोग निकालते कैसे हैं। देखो मान लो ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका साइड का लेंथ कितना है? डी और आपका डी, ठीक है। आपको पता है ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हाइट h, ठीक है। क्या करेंगे? साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है? इसके हाइट के बराबर स्मॉल h, और हाइपोटेनस कितना है? d के बराबर। तो यहां से आपका h हाइट कितना आ गया? d साइन 60, मतलब कि h हो गया आपका √3d/2। ये है पूरा हाइट कितना है? √3d/2। बट आपको चाहिए सिर्फ इतना, और ये डिस्टेंस कितना है? h/3 मतलब क्या? इसको जब आप h/3 करेंगे मतलब √3d/2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये कितना हो गया? d/2√3। यहां से यहां का दूरी आपको पता चल चुका है। अगर इस पॉइंट को आप O बोल रहे हो, इसको B बोल रहे हो, इसको आप मान लो D, ठीक है। तो आपको OD पता चल चुका है, OD आपको पता चल चुका है। यहाँ पर OD जो है वो आपका h/3 था, और ये कितना आया? d/2√3, ठीक है। BD आपको पता है, BD कितना है आपका? ये है आपका d/2, डायमीटर बाई 2। आपको निकालना है OB क्या होगा आपका? OB जो होगा, OB होगा अंडर रूट BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर कितना होगा? ये BD का स्क्वायर मतलब क्या? d/2 का होल स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OD कितना है? d/2√3 का होल स्क्वायर। कितना होगा यहाँ से? OB आपका कितना आएगा? OB आएगा √d²/4 प्लस d²/12। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 12, 3d² प्लस d², मतलब ये हो गया आपका 4d²/12, मतलब कि √d²/3। OB कितना आया? √d²/3, मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच का दूरी आप निकाल चुके हैं √d²/3। अब क्या करेंगे? इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? IO जो होगा वो होगा इसका अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस इस स्फीयर का मास m, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो दूरी है आपका OB का स्क्वायर। तो IO आप कैसे निकालेंगे? IO निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कितना के अबाउट कितना होगा? 2/5 mr², 2/5 mr²। और r को आप किस टर्म में लिखेंगे? d के टर्म में लिखेंगे। r को अगर आप d के टर्म में लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, r को आप लिखेंगे d/2
2/5 mr स्क्वायर, आर को आपने लिख दिया d/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका मास m और OB का स्क्वायर मतलब क्या, d²/3 अंडर रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। आगे IO इज इक्वल टू 2/5 md²/4 प्लस md²/3 कितना हो जाएगा, यहां से आपका एक 4 कट गया, 2 से यहां पर आपका 2 बचा, तो md²/10 ये आपका कितना आया, md²/10 प्लस md²/3, md²/10 प्लस md²/3, इसको आप एलसीएम लेकर के बनाइए, हो गया आपका 30, कितना हो गया आपका 3md² प्लस 10md², ये हो गया आपका 13md²/30 हुआ। 13md²/30 किसका, ये सिर्फ एक स्फीयर का, ऐसे ऐसे कितने हैं 3, तो आप क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल जो IO आ जाएगा वो आपका आ जाएगा टोटल IO, टोटल ये आपका कितना आ जाएगा 13md²/30 इंटू 3, दैट इज 13md²/10 आया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या है, आगे है आपका IA क्या है, IA है आपका, सवाल में दिया है IA क्या है, अबाउट सेंटर, IA है क्या आपका, IA है आपका एनी ऑफ द स्फीयर IA एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। IA है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी स्फीयर, किसी भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, कितना होगा 2/5 mr²। तो आप IA निकाल लो, यहाँ पर हम IA निकाल लेते हैं, इस वाले स्पेस में IA निकाल लेते हैं। IA क्या है आपका, IA है आपका m 2/5 mr², यहाँ पे भी r को क्या करेंगे d में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2/5 m इंटू d/2 का होल स्क्वायर, तो IA आपका हो गया 2/5 m d²/4, तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका कट गया md²/10, ठीक है। ये हुआ एक स्फीयर का, ये क्या हुआ, ये हुआ एक स्फीयर का। अभी इस स्फीयर का भी इसके अबाउट निकालना है, इस स्फीयर का भी इसके अबाउट निकालना है, तो इस स्फीयर का अपने एक्सिस के अबाउट प्लस इसका गैप ले लेंगे, उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, सेम इसका कर देंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग लिख लो, इतना लिखो पहले, मिटा दे। तो अभी तक आपने क्या क्या निकाल लिया, अभी तक आपने क्या किया, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल लिया है, IOT आपने निकाल लिया है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू O, ये कितना है आपका 13md²/10, और आपने एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A, ये भी आपने निकाल लिया है। IA आपका कितना है, सिर्फ एक स्फीयर का है, पूरे सिस्टम का नहीं है। IA आपका आया है md²/10। अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको A के अबाउट निकालना है, आपने अभी तक सिर्फ एक स्फीयर का निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A प्लस इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A निकाल करके ऐड करेंगे इसमें, तब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A आ जाएगा, आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। चलो जी, तो आप पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हो सेंट्रॉइड O के अबाउट, और आप एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हो A के अबाउट। अब एक स्फीयर का तो A के अबाउट निकाल लिया, बाकी दोनों का भी A के अबाउट निकाल करके जोड़ देंगे तो मेरे को पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया A के अबाउट पता चल जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाले स्फीयर का A के अबाउट निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I पैरेलल इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। डी क्या, ये डायमीटर वाला डी नहीं, यहां से यहां के बीच का दूरी और यहां से यहां का बीच का दूरी आप निकालेंगे, वो भी डी के ही बराबर है। समझ रहे हो, इसका रेडियस r प्लस इसका रेडियस r, दोनों रेडियस मिला के क्या बना है, डायमीटर। तो ये भी आपका क्या डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच कितना है, डायमीटर डी के बराबर, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, md²/10 आएगा। जैसे इसका इसके अपने सेंटर के अबाउट कितना आया था, md²/10, तो इसका भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा md²/10। तो आप लिख दीजिए md²/10 प्लस md²। तो यहां से आपका I पैरेलल मतलब B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया A के अबाउट कितना आ गया, आप इसको एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 11 md²
11 md स्क्वायर बाई 10 हो गया, 11 md स्क्वायर बाई 10। और ये किसका है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर बी अबाउट एक्सिस ए है। आपको बी और सी दोनों का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22 md स्क्वायर बाई 10। और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट जब आप निकालेंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट, तो आप इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 22 md स्क्वायर बाई 10 प्लस md स्क्वायर बाई 10 प्लस md स्क्वायर बाई 10। तो ये आपका कितना आया, ये आपका आ गया 23 md स्क्वायर बाई 10। अब देखो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ए, दोनों का रेशियो। आईयू आपके सामने कितना है, 13 md स्क्वायर बाई 10, ये है आपका 13 md स्क्वायर बाई 10, और ये कितना है 23 md स्क्वायर बाई 10 डिवाइडेड बाई 23 md स्क्वायर बाई 10। जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा आपका 13 md स्क्वायर बाई 10 इंटू 10 बाई 23 md स्क्वायर। 10 से 10 हो गया आपका कैंसिल, md स्क्वायर से md स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल, तो आई ओ बाई आई ए कितना आया 13/23। ऑप्शन है आगे आंसर लिख लीजिए। सवाल लेंदी था बट बढ़िया था, इसमें आपका ज्योमेट्री भी टेस्ट हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी टेस्ट हो गया। अच्छा सवाल था, लिखिए हो गया। तो आज हम लोग जितना सवाल सॉल्व किए समझ में आया कैसे बनेगा, अच्छा सवाल था। जितना भी हम लोग सॉल्व किए, 5 सवाल अभी आपका और इस पीडीएफ का बचा हुआ है, इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग सिलेबस को अपना आगे बढ़ाएंगे, जो इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स आपके बचे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग मोशन, उसको हम लोग इस वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट इतना जो आप लोग सॉल्व किए, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, फॉर्मूले भी अच्छे से याद हुए होंगे और प्रैक्टिस भी आपका बढ़ा होगा। अब आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, जो आपने पिछले 2, 3, 4 दिन में प्रैक्टिस जितना भी आपने किया, अगर आप यहाँ के बाद सवाल लगाना बंद कर देंगे ना, 2-3 दिन नहीं लगाएंगे, फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो जो आपका रिदम बना है पिछले 2-3 दिन में सवाल बनाने का, इस रिदम को कंटिन्यू कीजिएगा। जो सवाल बचे हैं उनको बना करके आइएगा, और भी क्वेश्चन अगर हमको मिलता है तो हम आपको सेंड करते जाएंगे, ठीक है। डेली तो सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास लेना मुश्किल है, क्योंकि तब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। बट जब भी हमको टाइम ऐसा मिलेगा, आप लोग का न्यूमेरिकल क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे का लेकर के आप लोग का न्यूमेरिकल हम कराते चलेंगे। आप लोग क्या करना है, आप लोग को रेगुलर न्यूमेरिकल बनाते रहना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।